नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। रूस से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता रहे हैं किस तरह से ड्रोन से हमला किया गया है। रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला किया गया है। वोल्गा स्काई पर ड्रोन से हमला किया गया। एक बड़ी बिल्डिंग है रूस की वोल्गा स्काई, इसको माना जाता है 38 मंजिल की यह इमारत है जिस पर ड्रोन से हमला किया गया है। आपको अमेरिका का हमला याद होगा, उस तरह का ही कुछ तस्वीरें अब बनती नजर आई। अब तक 4 लोगों की हताहत होने की इसमें खबर भी मिल रही है। लेकिन आपको बताएं, रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ है। किस तरह से आप जानते हैं कि ड्रोन से यह हमला किया गया है। वोल्गा स्काई जो कि 38 मंजिला इमारत है, वोल्गा स्काई, इस पर ड्रोन से हमला किया गया है। यह बड़ी खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है। अब तक 4 लोगों के घायल होने की खबर इसमें है जो हताहत हुए हैं, इससे प्रभावित हुए हैं। रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ है। वोल्गा स्काई इसका नाम है। इस बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला किया गया है। यह बड़ी खबर रूस से निकलकर आ रही है। वोल्गा स्काई इस बिल्डिंग का नाम है। लगभग 38 मंजिला इमारत यह है जिस पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जहां ये बड़ा हमला हुआ है, ड्रोन से यहां हमले किए गए हैं, ये भी आपको बता दें। अड़तीस मंजिला इमारत ये बताई जा रही है। रूस के सारातोव में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा हमला हुआ है। एक ड्रोन सोमवार सुबह 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई से टकराया है। इसमें अब तक 4 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको यह भी बता दें कि खबरें यह भी हैं कि 20 ड्रोन दागे गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा 9 सारातोव में दागे गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। देश के विभिन्न इलाकों में खास तैयारियां की गई हैं और सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में भी जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों के लिए खास व्यवस्थाएं यहां की गई हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने घोषणा की थी कि जन्म स्थान मंदिर में 26 अगस्त को 20 घंटे के लिए यह मंदिर खुला रहेगा, जिससे भक्त निर्बाध दर्शन जो है वहां कर सकेंगे। मंदिर आमतौर पर 12 घंटे के लिए खुला रहता है। तो वहीं नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां कई दिनों पहले से चल रही हैं। जन्माष्टमी के आयोजन को देखते हुए नोएडा के सेक्टर 33 स्थित इस्कॉन मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में आने जाने वाले भक्तों के लिए विशेष पूजा आरती के आयोजन भी किए गए। दूसरी ओर दिल्ली के अगर बिरला मंदिर की बात की जाए तो उसको खास फूलों और मालाओं से इसकी सजावट की गई है। मोर पंखों से इसको खास आज रंगों में सजाया गया है। अनेक प्रकार के बिजली के बल्ब और आकर्षक रंग बिरंगी लाइट्स भी मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाई गई हैं। कृष्ण जन्म उत्सव के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के 56 भोग भी अलग अलग मंदिरों में लगाए जा रहे हैं। साथ ही विशेष पोशाक भी आज पहनाई जा रही है। हर बार कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, जहां कृष्ण भक्त जन्माष्टमी का आनंद लेते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिरला मंदिर में दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है। सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस कर्मियों के अलावा मंदिर के वॉलंटियर्स भी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और किस तरह से धूम जो है हर तरफ देखी जा रही है, ये भी आप देख रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने यह भी बताया है कि आपको बताएं, रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की दुकान पर सामान लेने गई 8 साल की बच्ची के साथ जिहादी दुकानदार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं, चश्मदीद जो हैं, ये भी बता रहे हैं कि वो सामने की सड़क से गुजर रहा था। बच्ची के चीखने की जब आवाज आई तो वो वहां पहुंचा है। तब जिहादी दुकानदार बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। आसपास की बात की जाए तो लोग जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके बाद लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। जो जिहादी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये देवरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरह से दुकान पर सामान लेने गई नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार इस जिहादी ने बनाया है। बच्चे दुकान आते थे, कभी पहुंचने में लेट हो जाता था कि बेटा तुमको क्यों लेट हो गया, तो मम्मी दुकान वाले रोक दिए थे। तो हमने उसको कभी ये गलत तरीके से नहीं लिया कि किसी गलत कारण से रोकते होंगे। हमको ये कि रोक दिए होंगे। कुछ पूछते थे तो हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो, कहाँ पढ़ती हो, घर में कौन है, नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते थे। तो आदमी इस तरह से पूछता है। आज जब घटना को मैंने जब सुना है कि ऐसी घटना किसी की बच्ची के साथ हुई है, तब मुझे लगा है कि शायद उनका मेरे बच्चों के प्रति भी गलत इंटेंशन होगा। ये छोटी बच्ची है, रोज रोज दुकान पे आने में आती थी। इनकी बच्ची इन लोगों की भी आती थी, 2 रोज बैठाता था, नहीं ध्यान देती थी लोग। हम किसी और मोहल्ले में रहते हैं, शिशु रोड पे, ये लोग रहते हैं रामनाथ देवरिया में, मेरी भांजी है। अब ये लोग आते हैं, दुकान पे आई थी तो पता चला कि दुकान वाले बैठा करके उसके साथ में अब रेप कर दिया। अंदर में छोटे बच्चे थे, हमारे विद्यालय के, ममती विद्यालय में रहती हूँ, उसी विद्यालय के बच्चे गए मेरे पास में, बोले आंटी आपके जो भांजी आती है उनके साथ में दुकान वाला रेप कर दिया। बोले नहीं तो छोटी है, तो बोले नहीं सही बात है। तो हम वहाँ से दौड़ के उनके आवाज़ पे गए, यहाँ आए तो ये लोग थी, बाकी पब्लिक थे, उसको पकड़ के वहाँ से ले गए। हाँ, पकड़ के ले गए वहाँ से। अब प्रशासन थी, हमारे आने पर प्रशासन थी। कौन? वो कोई मुस्लिम है, यहाँ के दुकान खोला हुआ है। वहाँ जनरल स्टोर है, वहाँ पे खुला हुआ दुकान, और बच्ची पे दुकान पे सामान लेने आती है वो। जिहादी ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है। खबर को विस्तार देंगे, गौरी शंकर जायसवाल संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। गौरी शंकर, बताइए किस तरह से ये नापाक मंसूबे जो हैं जिहादियों के सफल हो रहे हैं, खाकी का क्या खौफ खत्म हो गया है? क्या अधिक जानकारी, किस तरह से इस पूरे मामले पर अब तक एक्शन लिया जा रहा है? देवरिया जिले के रामनाथ देवरिया की है, वहाँ पे वह मुस्लिम युवक जो सफुल्ला नाम है, वह जनरल स्टोर की दुकान चलाता था। बच्ची उसके यहाँ से कुछ सामान लेने गई तो बच्ची को फुसला के अंदर लेके चला गया और वहां पे उसके साथ कुछ जबरदस्ती करने लगा, शटर गिरा के। तब तक उसकी आवाज बाहर तक आई बच्चे के चिल्लाने की। तो वहां पे कुछ लोग बाहर से जा रहे थे तो उनको आवाज सुनाई दी, तो उन लोगों ने जाके उस पे शटर ढकेल के पीछे अंदर गए तो देखे कि बच्ची के साथ वो दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था या दुष्कर्म कर रहा था। लोगों ने उसको पकड़ा, उसकी कुछ धुलाई भी की, फिर पुलिस को खबर किया। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको गिरफ्तार करके ले गई। ले जाने के बाद वह रात को पुलिस को धक्का देके भागा। पुलिस उसको खोजते हुए पकड़ी, भागने के प्रयास में पुलिस ने उसको गोली मारी, पैर में जो उसको गोली लगी। फिर उसको ले आके लोगों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। एसपी साहब ने भी मतलब इस बात को लेकिन ये बताया कि वह लड़का मुसलमान था, उसका नाम सफुल्ला था। केवल उन्होंने यही कहा वह कोई व्यक्ति दुष्कर्म किया और उसको मतलब पुलिस पकड़ के ले गई। जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए गौरी शंकर। तो देखिए, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरह से देवरिया में ये घिनौनी जो करतूत की गई है उसको लेकर अब लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। आपको बताएं कि गिरफ्तारी हुई है तो लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा जो है वो भी इस आरोपी को दी जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी और शिवसेना के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई है। झड़प के चलते आपको बताएं पुलिस ने दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना और इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर पूरा विरोध जताया। उसी के चलते छत्रपति संभाजी नगर के राम इंटरनेशनल होटल में आदित्य ठाकरे रुके हुए थे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राम होटल के सामने आदित्य ठाकरे का विरोध करने पहुंचे थे।
तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता कार्यकर्ता भी होटल के बाहर खड़े हो गए बड़ी संख्या में और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए जो इंडिया अलायंस सड़क पर उतरकर जो ड्रामा किया था, आज आप आदित्य ठाकरे का विरोध करने के लिए पहुंचे। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए जो इंडिया अलायंस सड़क पर उतरकर जो ड्रामा किया था, आज आप आदित्य ठाकरे का विरोध करने के लिए पहुंचे। देखिए आपने सही बोला, उन्होंने ड्रामा किया था, उनके पास कोई विषय नहीं था, उन्होंने ड्रामा किया था। पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी फ्लाइट से आए, फ्लाइट से निकल गए, वो लोग बाहर के बाहर रह गए, उनका कोई विरोध वगैरह नहीं था। 5-6 लोग आके जो है गाड़ी में बैठ के निकल गए। आपने देखा कुछ साल पहले जो है जनाब आदित्य जी ठाकरे और जनाब उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने दिशा सलन प्रकरण में जिस तरीके से पूरी कार्रवाई दबाई थी, उस कार्रवाई के खिलाफ और उन दोनों के खिलाफ हम यहाँ पे निषेध आंदोलन करने वाले हैं और हम पूरी तैयारी से आए हैं। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आपस में भिड़ गए हैं। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, ट्रैफिक जैम हुआ, लगातार यातायात प्रभावित हुआ। इसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये सरकार हमसे डरती है। पोलीसवर राजकारण करणारे आदित्य ठाकरे दिशा सलेनवर बोलणार का? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए जो इंडिया अलायंस सड़क पर उतरकर जो ड्रामा किया था, आज आप आदित्य ठाकरे का विरोध करने के लिए पहुंचे। देखिए, तो पुलिस ने दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर आपको छत्रपति संभाजी नगर से बता रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी अगली सूची जो है, नई सूची जारी कर दी है। किस तरह से कल ही देर रात तक बैठक चली थी केंद्रीय चुनाव समिति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष पार्टी के जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे और पहले चरण के 15 सीटों पर नामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई सूची जारी की गई है। पहले 44 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो पार्टी ने किया था और उसके बाद अगर अभी की बात की जाए तो ये नई सूची जारी की गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की नई लिस्ट इसमें जारी की गई है। बड़ी खबर, पहले चरण की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। पहले चरण के 15 सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे पहले जो सूची जारी की गई थी वो 44 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान था। देर रात तक बीजेपी आला कमान के जो नेता हैं वो लगातार चिंतन मंथन कर रहे थे। तमाम ऑब्जर्वेशन भी इस पार्टी में किए गए थे, इस बैठक में किए गए थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। मंथन किया गया सीटों के फैसलों को लेकर, उम्मीदवारों के नाम पे चयन को लेकर और आज सुबह 44 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है बीजेपी ने जारी की थी और उसके बाद नई सूची जारी की गई है। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नई लिस्ट जारी हुई है। पहले चरण की 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी रोहिल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहिल बताइए, 15 सीटों पर नामों को लेकर भी लगातार जो चल रही थी कि क्या कुछ इसमें फैसले ले जाएंगे, किन नामों का चयन होगा, वो भी अब तस्वीर लगभग क्लियर हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो लिस्ट जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से, उसमें 44 कैंडिडेट्स के जो है उनको मैंडेट दिया गया था। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है 10 सालों के बाद, लेकिन उसमें कहा यह जा रहा था कि टाइपो एरर हुआ है, कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस जो है वो की जाने बाकी थी। इस वजह से पहले लिस्ट को जो है वो कैंसिल किया गया था। लेकिन अब जो नया लिस्ट फिर से जारी कर दिया गया है, इसमें सिर्फ 15 कैंडिडेट्स के नाम जो है वो मौजूद है जो पहले चरण के मतदान में जो है हिस्सा लेंगे इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन इससे पहले जो 44 कैंडिडेट का वो सूची जो सामने आई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम जो है वो मौजूद नहीं थे, जिसमें खास तौर पे डॉक्टर निर्मल सिंह थे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके साथ साथ जो कविंदर गुप्ता है उनका नाम भी वहां पर मौजूद नहीं था और साथ साथ रविंद्र रैना जो बीजेपी के अध्यक्ष है उनका नाम भी उसमें मौजूद नहीं था। तो इस वजह से कहा यह जा रहा है कि उसमें टाइपो एरर होने की वजह से जो है उसको कैंसिल कर दिया गया और अब एक बार फिर से जो नया लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें 15 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम जो है घोषित कर दिए गए हैं।
बिल्कुल, ये किस तरह से देखा जाए, लगातार ये चल रहा था कि नाम परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा 15 सीटों पर लगभग क्लियर की गई है और सुबह ही आज 44 नामों की जो क्लियरेंस है वो भी पार्टी की तरफ से दी गई थी। क्या लगता है दूसरी लिस्ट जो आएगी या इस लिस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? क्यों ऐसी खबरें निकली कि बदल भी सकते हैं नाम? देखिए, जिस तरीके से पहले 44 कैंडिडेट्स का जो है वो लिस्ट सामने आया था, उसमें यही वजह रही थी कि बड़े बड़े जो नेता थे, जो वरिष्ठ नेता है, उनके नाम उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन अब फिर से शायद हो सकता है कि बीजेपी की जो सेंट्रल कोर ग्रुप की बैठक है उसमें एक बार फिर से मंथन किया जाएगा और एक नया लिस्ट जो है, जो बाकी जो दूसरा फेज होगा इलेक्शन का या तीसरा फेज होगा इलेक्शन का, क्योंकि पहले फेज में बिल्कुल रोहिल, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। रविंद्र राणा क्या कुछ कह रहे हैं इस नई लिस्ट को लेकर, वो भी आपको सुनवा देते हैं। पार्टी ने पहली सूची में कुछ सीटों पर, जो कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज के कुछ जो हमारी सीट्स हैं, उस पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल किया है। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन भरने की डेट 27 अगस्त है, तो पार्टी ने तुरंत ऐसे विधानसभा जो फर्स्ट या सेकंड फेज में आते हैं उन असेंबली सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जल्द पार्टी दूसरी सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है। अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के 2 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, हब्बा कदल और अनंतनाग ईस्ट से। इसी प्रकार पार्टी ने जम्मू संभाग में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने चेहरे सब मिलकर काम करते हैं। बीजेपी में एक परिवार की तरह सब रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आया है किसका नहीं आया है। नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देश और समाज के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए अपने भाजपा बीजेपी परिवार से कोई भी लड़े, कुछ लड़ते हैं बाकी वाले मिलके लड़वाते हैं। हमारा एक परिवार है और हमारा परिवार मिलके चुनावी अभियान को या सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाता है। उमर अब्दुल्ला ने जमाते इस्लामी का जो है इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं उस पर वेलकम किया, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत के संविधान को मानता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो खरा उतरता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाजत देता है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर हिंदू संगठनों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर रैली निकाली है और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है। समस्त हिंदू संगठन के पदाधिकारी जोगेंद्र सूर्यवंशी, सुनील भारद्वाज, अंजनी सिंह, चेतन गुप्ता ने बताया कि औद्योगिक नगरी में इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हमारी बहन बेटियों को मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म उनके साथ कर रहे हैं। जब तक बहन बेटियों को मुस्लिम लड़कों की सच्चाई का पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पाथाखेड़ा पुलिस चौकी के अंतर्गत सामने आए इस मामले में पीड़िता ने बताया कि उसे कॉलेज जाते वक्त सिद्धू नाम बताकर जिहादी शाहिद ने प्रेम जाल में फंसाया है और फिर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया है। पीड़िता ने जब उसके सामने विवाह करने का जब प्रस्ताव रखा है तो उसने अपना नाम शाहिद बताकर शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार और पुलिस के सामने यह सनसनीखेज खुलासा किया है। सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में पीड़िता द्वारा बताया जा रहा है कि जैसे ही उसे पता चला कि सिद्धू मुस्लिम है, उसने बात करना बंद कर दिया है। देखिए, प्रदर्शन किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही हैं, सड़कों पर लोग उतरे हैं।
शाहिद मलिक। और कौन कौन थे उनके साथ? सन्नी अंसारी और राजा मलिक। क्या क्या घटना घटी? वो बंदूक की नोक पे मेरे घर आता था और मुझे मारता पीटता गाली देता गाली गलौज करता। सन्नी मुझे ओमनी में बिठा के शाहिद मलिक के साथ मुझे उनके रूम पे ले जाता था, वहाँ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और आपकी मुलाकात उससे कैसी हुई? कॉलेज जाते यानी कॉलेज के आने जाने से वो मुझे परेशान करता था और मैंने काफ़ी बार उसे मना किया ये सब चीज़ों के लिए, तो भी वो मेरा पीछा करता था, बोलता था तेरे पापा को मार डालूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आपने इसकी जानकारी घर में नहीं दी थी? नहीं, और उसने मेरा यानी उसने ये बोला था कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू नाम बता के उसने मेरे साथ रिलेशन रखा। आपको जब जानकारी लगी कि वो मुस्लिम है तो फिर आपने क्या किया? मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। तो वो मुझे घर आके पिस्तौल दिखा के मुझे डराता धमकाता कि नहीं ऐसा है वैसा है, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तेरे खानदान वालों को मार डालूंगा, तेरे बाप को मार डालूंगा। कौन से कलर की गाड़ी में बैठा के ले आते थे? वाइट कलर की कार है। अभी 2 दिन पूर्व जो है पीड़िता जो निवासी पतागढ़ की है, इसने शाहिद के खिलाफ में जो है दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर विवेचना करते हुए आरोपी शाहिद को तत्काल गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया, जो वर्तमान में जेल में है। इसके बाद हिंदू संगठन द्वारा जो है एक ज्ञापन आज सौंपा गया है, जिसमें और भी तथ्यों के ऊपर कार्रवाई के लिए बताया गया है, जिसमें विवेचना के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर जो है बराबर इसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें अभी पीड़िता के द्वारा जो बयान दर्ज अभी कराए नहीं गए हैं, इसमें ज्ञापन में ये बात आई है और आज पीड़िता के बयान न्यायालय में भी होना है, तो उसमें जो पीड़िता बयान देगी उस आधार पे जो है इसमें आरोपी बढ़ाए जाएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।